मैं हूं किशोर अजवाणी, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के टेरर फंडिंग में शामिल होने की जानकारी के बाद भारत ने उच्चायोग के स्टाफ को 50% कम करने का फैसला लिया। एनआईए को पाकिस्तानी उच्चायोग के कई अधिकारियों के टेरर फंडिंग में शामिल होने का पता चला है। एनआईए को इस मामले में जो दस्तावेज मिले हैं उनमें पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी का नाम भी शामिल है। ये भी पता चला है कि हुर्रियत नेताओं तक पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी ही पैसा पहुंचाते थे। ये जानकारी मिलने के बाद भारत ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग को अपने स्टाफ को 50% कम करने को कहा और इस टेरर फंडिंग में बर्खास्त डीएसपी देविंदर सिंह का कनेक्शन भी सामने आया है। देविंदर सिंह भी पाकिस्तान के उच्चायोग के एक व्यक्ति के संपर्क में था। गुजरात में कच्छ के मांडवी में बाढ़ के बीच एक मकान में फंसे 14 लोगों को नगर पालिका और इलाके के लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना एक दिन पहले हुई जब नदी का पानी वहां के कई गांवों में घुस गया और बाढ़ के बीच वहां एक मकान में 14 लोगों के फंसे होने की तस्वीरें सामने आई। मकान में फंसे लोगों को बचाने के लिए नगर पालिका और इलाके के लोगों ने एक रस्सी बांध दी। इसके बाद कुछ लोग रस्सी पकड़कर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। सबसे पहले बाढ़ में फंसे बच्चों की जान बचाई गई। रस्सी की। इसके बाद तस्वीरों में कुछ महिलाओं को रस्सी की मदद से बाहर निकालते हुए देखा गया। इसी तरह एक बुजुर्ग की भी जान बचाई गई। एक दिन पहले हुई इस घटना में कुल 14 लोगों को बाढ़ के बीच से निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने का काम किया गया। दिल्ली में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,947 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से जुड़े कुल मामलों की संख्या बढ़कर 66,602 हो गई है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में जानलेवा कोरोना वायरस से 68 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि दिल्ली में अभी तक 39,313 लोग इस जानलेवा बीमारी को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में एक रिहायशी इलाके में गिरे पाकिस्तान के एक जिंदा बम को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से दागा गया यह बम भारतीय सीमा में गिरने के बाद भी फटा नहीं था, जिसकी खबर मिलते ही सेना के जवान इस इलाके में पहुंचे और पूरी सावधानी बरतते हुए एक धमाका कर इस बम को नाकाम कर दिया। इससे पहले सेना के जवानों ने पूरे इलाके को खाली करा दिया। इलाके में रहने वाले लोगों को घरों से निकालकर दूर भेज दिया गया। फिर इस बम को नाकाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई जो एक मकान के ठीक सामने गिरा था। बम निरोधक दस्ते के जवानों ने बम को पहले तारों से बांधा और फिर उसके ऊपर रेत की कई बोरियां रख दी ताकि धमाके से किसी तरह का नुकसान न हो। सेना के जवानों ने भले ही बम को नाकाम कर दिया, लेकिन लोगों के दिल में डर जरूर बैठ गया। तो हम गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करना चाहते हैं कि हमें बैंकर दिए जाएं ताकि हम अपने बच्चों को हिफाजत से रख सकें। पाकिस्तान लगातार सरहद के पास रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर बेकसूरों को निशाना बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की सेना लद्दाख की गलवान घाटी से पीछे हटने के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एक दिन पहले दोनों देशों के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीन पर दबाव बनाने में भारत कामयाब रहा और इसी दबाव की वजह से चीन की सेना गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गई। कोर कमांडर स्तर की बातचीत करीब 11 घंटे तक चली थी, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि एलएसी पर गतिरोध खत्म किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एक दिन पहले हुई बातचीत में इस बात पर भी चर्चा हुई कि चीनी सेना को पीछे हटाए जाने की कार्रवाई के दौरान फिर से हिंसक झड़प जैसे हालात पैदा ना हो। हरियाणा के यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का सरेआम एक शख्स पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो यमुनानगर के शादीपुर इलाके की है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पहले तो एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी और फिर उस पर हमला कर दिया। पिटाई से बचने के लिए जब ये शख्स भागने लगा तो बदमाश ने न सिर्फ उसका पीछा किया बल्कि उस पर 3 बार फायरिंग भी की। गनीमत ये रही कि गोली उसे नहीं लगी। हालांकि जांच में ये भी पता चला कि हमला करने वाले शराब माफिया से जुड़े हुए। हरियाणा के यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का सरेआम एक शख्स पर हमले का ये वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो यमुनानगर के शादीपुर इलाके की है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पहले तो एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और फिर उसके ऊपर हमला कर दिया।
पिटाई से बचने के लिए जब ये शख्स भागने लगा तो बदमाशों ने न सिर्फ उसका पीछा किया बल्कि उस पर 3 बार फायरिंग भी की। ओडिशा के पुरी में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना की वजह से ऐसा पहली बार हुआ जब रथ यात्रा में ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सिर्फ वही लोग शामिल हुए जो या तो मंदिर समिति से जुड़े हैं या फिर जिन्हें रथों को खींचने का जिम्मा दिया गया। भले ही इस बार रथ यात्रा में कम लोग शामिल हुए, लेकिन उनके जोश में कमी नहीं दिखी। परंपरा के तहत हर साल की तरह इस बार भी पुरी के राजा ने सोने के झाड़ू से सफाई की, जिसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई। हर साल श्रद्धालुओं में रथों को खींचने की होड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक रथ को खींचने के लिए 500 लोगों की संख्या तय की। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के बीच जरूरी दूरी बनाए जाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन रथों को खींचने की होड़ में कई लोग उस नियम को भूल गए। रथ यात्रा के मौके पर ओडिशा के कानून मंत्री प्रताप जेना भी पुरी में मौजूद रहे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन करने का भरोसा दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश है कि जो लोग इस यात्रा में शामिल होंगे सबका कोविड टेस्ट होना चाहिए और इसी के वजह से सबका कोविड टेस्ट भी हुआ है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पुरी में रथ यात्रा को मंजूरी दी थी और सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद पुरी में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ये कर्फ्यू रथ यात्रा के खत्म होने तक जारी रहेगा ताकि लोग अपने घरों से बाहर न निकल पाएं। और कोरोना संकट के बीच रथ यात्रा में लोगों की भीड़ जुटने से रोकी जा सके, इसका असर भी रथ यात्रा पर साफ दिखा। ड्रोन कैमरे से बनाए गए वीडियो में वो पूरा इलाका खाली नजर आया जिसमें हर साल रथ यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ रहती थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रथ यात्रा से पहले पूरे इलाके को कई बार सैनिटाइज किया गया। एक बार एक ट्रक के जरिए वहां केमिकल का छिड़काव करवाया गया तो प्रशासन ने अलग से कुछ कर्मचारियों को भी इस काम में लगाया। वो सभी थोड़ी थोड़ी देर में रथों के पास दवा का छिड़काव करते नजर आए। इसके अलावा पुरी की सड़कों पर कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए पुलिस भी मुस्तैद नजर आई।